नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। एक ऐसी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान को संविधान दिया, समाज सुधार के माध्यम से एक ऐसी परिपाटी की शुरुआत की जिसमें नए भारत की एक नींव रखी गई और उसके बाद से लगातार हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने आर्थिक विचारों से वो एक आधार देने की कोशिश की जिस पे हिंदुस्तान तरक्की करता नजर आ रहा है। लेकिन 70 सालों की आज़ादी के लगभग 70 सालों के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनका जो योगदान है, किस प्रकार से प्रासंगिक है, इस मुद्दे पे आज हम कर रहे हैं बात। बहुत ही खास पैनल हमारे साथ में मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ मेरे दाईं ओर मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव जी। आप सांसद हैं, अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं और लगभग बाबा साहब अम्बेडकर पर 20 पुस्तकें आपने लिखी हैं हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में। अच्छी खासी समझ रखते हैं और सामाजिक विश्लेषक के तौर पर भी समझते हैं उन बारीक पहलुओं को कि आखिर समाज में किस प्रकार का परिवर्तन धीरे ही सही लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सर, बहुत स्वागत है। आपसे समझेंगे आपके अनुभव के आधार पर। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलीम मिश्रा जी। आप इतिहासकार हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में, उससे जुड़े हुए हैं और बेहतरी से समझते हैं कि इतिहास में आखिर किस तरीके से कागजों पे दर्ज है बाबा साहब का योगदान और क्या कुछ अगर कमियां हैं तो उस पर कमी को पूरी करने के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं संजीव डांगी जी। आप नॉर्थ इंडिया हेड है डिक्की के। डिक्की एक ऐसी संस्था है जो कि दलित इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक तरीके से जो दलित वर्ग से आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ें इस लिहाज से उनके लिए मदद करती नजर आती है। और इसके अलावा हमारे साथ में एक और खास मेहमान जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं, रमाशंकर कठेरिया जी। आप अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ में जयपुर से जुड़ने के लिए। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ तमाम ऑडियंस भी मौजूद, एक बार जोरदार तालियों से अपने लिए भी स्वागत कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे मुख्य तौर पर आखिर बाबा साहब का जो योगदान है इतने समय बाद भी किस तरीके से प्रासंगिक है। डॉक्टर यादव, आपको लगता है कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो क्या सबसे महत्वपूर्ण जो उनके योगदान की बात आती है तो वो संविधान निर्माता के तौर पे आता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम सिर्फ वहीं तक सीमित रखें उनके योगदान को, शायद उनके योगदान को कमतर करने के बराबर है? बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बहुआयामी व्यक्तिमत्व था और उन्होंने कायदा उसके परे जाकर इतने अलग अलग क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है कि उनको सही मानों में राष्ट्रीय नेता कहलाना चाहिए। और जब हम उनको दलितों का नेता कहते हैं तो हम उन पर बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। और उनके विविध पहलू जो है, अर्थशास्त्री का पहलू है, सोशियोलॉजिस्ट का पहलू है, मानव वंश शास्त्रज्ञ का पहलू है, पत्रकार का पहलू है, संसद पटु का पहलू है। अर्थशास्त्री तो वो बहुत उच्च श्रेणी के अर्थशास्त्री थे और अर्थ प्रशासक भी उतने ही प्रभावी थे। आप उनके रिलेवेंस की बात कर रहे हैं कि आज के दिन में उनके विचारों का महत्व क्या है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में बोलूंगा क्योंकि यहाँ बोलने वाले और भी मौजूद हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र इस विषय पर अपनी उपाधियां जो उन्होंने प्राप्त की अमेरिका में जाके और इंग्लैंड में जाके, वो सारे अर्थशास्त्र में थी जी। जैसे कि उन्होंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया। उन्होंने जो पीएचडी की उपाधि हासिल की वो भी अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ईयर वॉज 1917। उसके बाद में इंग्लैंड में जाकर उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो कि अर्थशास्त्र में ही थी। ये जो उन्होंने काम किया है इसका महत्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी संक्षेप में बताना चाहूँगा। उन्होंने जो पीएचडी का प्रबंध लिखा उसका शीर्षक था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश केंद्र सरकार और ब्रिटिशों की जो राज्य सरकारें थे, इन दोनों का जो वित्तीय संबंध था उसके बारे में पहली किताब जो लिखी गई हमारे दुनिया में वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। उसका आज क्या महत्व है? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में फाइनेंस कमीशन का आयोजन किया गया है। हर 5 बरस नए फाइनेंस कमीशन का निर्माण किया जाता है। अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन गठित किया गया है। आप अगर ये 14 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट देखेंगे तो इसका मूल सूत्र जो है, मूलगामी संदर्भ जो है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब। हम फाइनेंस कमीशन जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब है। मैनेजमेंट ऑफ रूपी के ऊपर भी उन्होंने शोध नहीं, मैनेजमेंट ऑफ रूपी नहीं, उनका जो डॉक्टर ऑफ साइंस का प्रबंध था उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। भारतीय रुपये का प्रश्न, उसका उद्गम और उसके उपाय। ये तो बहुत ही रिलेवेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने 1925 में वो प्रबंध लिखा था। उस प्रबंध का आज भी
मौद्रिक अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत डिफिकल्ट पेचीदा ग्रंथ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1926 में हमारे देश में जब हिल्टन यंग कमीशन को भेजा गया था भारत के लिए केंद्रीय बैंक का निर्माण करने के लिए, जिसको हम अभी रिजर्व बैंक कहते हैं, तो उस कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो टेस्टिमनी दी, जो साक्षी दी, इसका महत्व बहुत ज्यादा है और अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी उन्होंने दी थी। और साथ साथ इसमें ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक की निर्मित जो हो गई वो 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन उसका आधार था हिल्टन यंग कमीशन का रिपोर्ट। और हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट के पीछे थे बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में डॉक्टर बाबा साहेब। और बाबा साहेब अम्बेडकर केवल पुस्तक पढ़ने वाले अर्थशास्त्री नहीं थे, वो बड़े अर्थ प्रशासक भी थे। जब 1942 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को लेके गवर्नमेंट बनाने का सोचा, उसको कहते थे वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये काउंसिल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लिया गया। तो उनको जो डिपार्टमेंट दिए थे और उन्होंने वहां जो काम किया वो अर्थ प्रशासक के रूप में बहुत बढ़िया है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, वो सारे उदाहरण आपको पता है, लेकिन उनके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर है ये नहीं। 1 मिनट में और लूंगा। देखिए, भारत में स्किल डेवलपमेंट का काम पहली बार किसने चालू किया? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने चालू किया। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का निर्माण किसने किया? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। भारत में लेबर रिफॉर्म की शुरुआत किसने की? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की। यहां तक कि मजदूरों के काम करने के जो समय था 12 घंटे से कम करके 8 घंटे किसने किए हैं? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किए। यहां तक कि महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का काम भी ये जो किया है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इतिहास के पन्नों में शायद बहुत बेहतरी से दर्ज नहीं है, लेकिन इस प्रकार के योगदान जो कि बाबा साहब ने दिए हैं और आज उनका सबका हम फायदा एक भारतीय होने के नाते ले रहे हैं, वो शायद किताबों में दर्ज नजर नहीं आते। लेकिन जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके माध्यम से ये बात फिर से पटल पे आती है कि आखिर उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था। हमारे साथ में रमाशंकर कटेरिया जी जुड़ रहे हैं इस वक्त जयपुर से। रमाशंकर जी, आप चूंकि सार्वजनिक जीवन में है, किस तरीके से देखते हैं आज भी समाज में उस पिछड़े वर्ग के लिए जहां पे उन्होंने, बाबा साहब ने बहुत कुछ काम करने की कोशिश की थी, उनकी जो दूरदर्शिता थी किस तरीके से आज भी आपको प्रासंगिक नजर आती है? जो उन्होंने संविधान में तमाम बातें लिख के रखी, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों में तमाम बातें कही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है कि बाबा साहब का कैसा एक व्यापक दृष्टिकोण था अर्थ के क्षेत्र में, इसी तरह बाबा साहब का जो पूरा सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि कितनी विषम परिस्थितियों में उनका सामाजिक जीवन व्यतीत हुआ जी, और कितनी बारीकी से उन्होंने सामाजिक जो असंतुलन था, एक तरह से कहा जाए सामाजिक असमानता थी, और उसके कारण जो उनके मन में बहुत सारी कटुता भी थी, दुखी भी थे जी, लेकिन इन सब के बावजूद कितना बड़ा व्यक्तित्व बाबा साहब का था कि जब अवसर मिला संविधान का तो उन्होंने केवल देश देखा, देश की एकता देखी, देश की अखंडता को देखा। वो कहीं भी संविधान में वो कटुता, वो जो उनका सामाजिक जीवन था, वो कहीं किसी तरह दिखाई नहीं दिया जी। लेकिन वो जरूर ये मानते थे कि जब तक ये सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये राष्ट्र का जो स्वरूप है, विकसित स्वरूप है, यह असंभव है। और इसलिए हम लोग आज भी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो, अभी डॉक्टर साहब ने छोटे छोटे विषय सब बताए हैं जी, लेकिन आज हम सब लोगों को बाबा साहब की जो प्रेरणा है, बाबा साहब की जो शक्ति है जी, हम लोगों को हर परिस्थिति से एक लड़ने की ताकत, आगे बढ़ने की ताकत
बाबा साहब ने जो हमको दी है, जी मैं ये भी मानता हूँ कि आज सब प्रकार की आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। जी आज भी चुनौतियां हैं, आज भी हम लोगों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को हम जब चुनौती मान करके उनको संघर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, विचलित नहीं होते हैं, तो वो जो ताकत है वो बाबा साहब की ताकत है। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो चुनौती से लड़ने की जो ताकत है, रास्ता है, वो बाबा साहब की एक तरीके से दिखाए मार्गदर्शन के आधार पर बढ़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपके पास वापस आएंगे। और प्रोफेसर सलीज मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद। सलीज जी, आपको लगता है कि अगर आप इतिहास के नाते अगर हम आपसे समझना चाहें, क्या इतिहास के पन्नों ने बाबा साहब के जो योगदान है तमाम पक्षों के आधार पे क्या एक जस्टिफाई है, या अभी उसको एक तरीके से कमतर उनके बारे में कहा गया है, कमतर लिखा गया है, बहुत कुछ कहा जाना लिखा जाना बाकी है अभी? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूँगा। बहुत कुछ इतिहास में लिखा गया है, लेकिन काफ़ी हद तक वो उसका ट्रांसलेशन जो पॉपुलर समझ है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उसमें नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि बहुआयामी व्यक्तित्व था, और मैं इसको थोड़ा दूसरे भाषा में कहूँगा। मेरे हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स और विचारधारा के 4-5 जो महत्वपूर्ण पहलू थे, 20 के दशक में वो एक रेवोल्यूशनरी की तरह आते हैं, जो कि पूरे पूरे समाज के ढांचे को बदलना चाहते हैं। जब वो मनु, जो कि परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसको वो जलाते हैं। 30 के दशक में वो एक रेबल की तरह आते हैं, वो विरोध करते हैं जो भी डोमिनेंट टेंडेंसीज हैं, वो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं, तो रेवोल्यूशनरी हैं, रेबल हैं। 40 के दशक तक आते आते वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की तरह आते हैं, जो कि बिल्कुल ही कंस्ट्रक्टिव उनकी अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और 50 के दशक में वो एक रेनाउंसर बन के आते हैं। उनको ये लगता है कि जब बहुत सारी चीजें आपके अनुरूप नहीं चल रही हैं तो रेनाउंस भी करते हैं, वो छोड़ते भी हैं। तो रेवोल्यूशनरी, रेबल, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और रेनाउंसर, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। लिखा बहुत कुछ गया है, लेकिन आमतौर पे लोगों की जो समझ है अंबेडकर के बारे में, उसमें 2 पहलू हैं सिर्फ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, और दूसरी एक दलित नेता के रूप में, जो कि बहुत ही सरलीकृत है, जो कि उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम करके देखती है। तो लोगों की निगाह में भी, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अंबेडकर पूरे देश के बारे में सोचते थे, और समाज का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका क्या खाका होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा। उनके दिमाग में भारत जैसे पारंपरिक समाज के सभी तबकों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट था। और वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 2-4 दिनों में नहीं होगा, उसमें बहुत समय लगेगा, उसमें विसंगतियां आएंगी, जो एक थीसिस आएगी उसकी काउंटर थीसिस आएगी, उसमें टकराव होगा, हिंसा होगी, ये सब उनके जहन में था। लेकिन ये था कि एक रास्ता वो शुरू हो जाए कि इतने बड़े समाज का, इसके सब तबकों का एक खास तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक मॉडर्न, इगैलिटेरियन, बेहतर डायरेक्शन में, जिसमें कि ह्यूमन डिग्निटी होगी, जिसमें कि बराबरी होगी सब लोगों के लिए। तो मैं अगर आज अंबेडकर को याद करना चाहूंगा, तो मैं अंबेडकर को ऐसे शख्स, ऐसे नेता के रूप में याद करूंगा जिन्होंने कि इस देश के, इस समाज के ट्रांसफॉर्मेशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। इसी तरह से उनको याद करना चाहिए। ये उनकी समझ किताबों में है, रिसर्चेज में है, इतिहास में जरूर है, लेकिन यह बात भी सही है कि जो पॉपुलर लेवल पे जो अंबेडकर की समझ है, वो उसके ये 2 ही हिस्से हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक दलित नेता, जो कि उनकी व्यक्तित्व को कुछ छोटा करके आते हैं। आपको लगता है कि जिस वक्त में संविधान को लेकर उनका योगदान चल रहा था, जब वो एक ड्राफ्ट लिखा जा रहा था, कितना मुश्किल तलब रहा होगा? क्योंकि जब आपके पास में चीज़ें नहीं हैं, उस समय एक ऐसी चीज़ को लेके आना जिस पे आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर निर्भर करेंगी, उतनी बड़ी सोच रख पाना, दूरदर्शिता रख पाना कितना मुश्किल और आसान? देखिए, वो हम लोग उस समय का अंदाज नहीं लगा सकते। जिस तरह का आइडियलिज्म था, जिसका कि अंबेडकर प्रतिनिधि करते थे, और भी नेता थे, एक बहुत बड़े आइडियलिज्म के तहत, जो कि पिछले 20-30 साल के संघर्ष से भी निकल के आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, सेल्फ इंटरेस्ट को अलग रख के, परे रख के, जो कि देश और समाज के लिए सोच रहे थे, जो भविष्य के लिए सोच रहे थे। और इसी तरह को अंबेडकर ने भी एनकरेज किया था कि आप आज के बारे में मत सोचिए, आप आज के लिए डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे हैं, आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं जिसका की महत्व, जिसकी इंपॉर्टेंस आगे आने वाले काफी बड़े समय के लिए होगी, उसको एक डायरेक्शन देनी होगी उसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एक बहुत बड़ा उसमें आइडियलिज्म शामिल था। आज के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस तरह के आइडियलिज्म का क्या मतलब है। मुझे कहीं भी नहीं दिखता है आज वो आइडियलिज्म। वो 40 का दशक
एक अजबी समय अलग था, अलग समय हालांकि था। पार्टीशन भी हुआ था उसमें, बहुत बड़ी ट्रेजेडीज भी हुई थी, लेकिन फिर भी एक खास तरह का आइडियलिज्म लोगों में था जो कि आज मुझे कहीं भी नहीं दिखता। जी संजीव डांगी जी, क्योंकि आप डिक्की से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है कि जो समानता का, बराबरी का हक बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया था, बावजूद उसके सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ी चुनौती रही है दलित वर्ग के लिहाज से अगर बात की जाए, आपको लगता है कि आर्थिक उत्थान में आज ये वर्ग कहाँ पे खड़ा है, लेकिन आज मौजूदा दौर में किस तरीके से एक बड़ा पुश मिलता भी नजर आ रहा है आप लोगों के माध्यम से, सरकारी कोशिशों के माध्यम से, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा बाबा साहब के बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सलील जी ने बताया, जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिला ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, जो उनका आखिरी स्पीच है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जी, जब वो समर्पित करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्ट्रडिक्शंस, तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये आपको आज सामाजिक और राजनीतिक डेमोक्रेसी देगा, जी, लेकिन हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हमें इकोनॉमिक समानता इसी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से प्राप्त करनी है। मुझे लगता है वो जो उनकी सोच थी, जिस इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाएंगे, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाएंगे, इकोनॉमिक समानता लाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने उस समय ही आगाह भी किया था, सचेत भी किया था और साथ में अपॉर्चुनिटी भी बताई थी कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अब हमें ये सब हासिल करना चाहिए। जी, और आज के मौजूदा दौर में हम आप किस तरह से देखते हैं, कहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से भी तमाम कोशिशें सरकार के माध्यम से भी की जा रही हैं, खासतौर से दलित वर्ग को लेकर कई स्पेसिफिक योजनाएं, लोन की तमाम चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि एक बड़े लेवल पे पुश भी मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सरकार से भी मिल रहा है और इस समाज में भी बहुत चेतना आई है इस समय। तो बहुत सारी योजनाएं हैं इस समय, जैसे कि मुद्रा योजना है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया है, वेंचर कैपिटल फंड है। तो और सबसे बड़ी बात है कि आज जो नौजवान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो पढ़ लिख गया है, उसकी एक अलग एस्पिरेशंस हैं जी। सो वो एड्रेस करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो आज तक मौजूद नहीं थी, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें आई हैं। और जो भी उनको उसके लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पैसे की हो या मार्केट की हो, वो सब वो आज सरकार के माध्यम से, इन पॉलिसीज़ के माध्यम से आई हैं और हज़ारों लाखों लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा रोल एक हमारा मेंटरिंग का रोल है। जी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। इस बीच में हमारे साथ में प्रोफेसर सुषमा यादव जी भी जुड़ गई। आप फॉर्मर चेयर हैं, प्रोफेसर इसके अलावा अंबेडकर चेयर में, जो कि IIPA से संबंधित है। मैंने बहुत स्वागत है। हम अंबेडकर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि किस तरीके से आज सबसे ज़्यादा उनके योगदान को याद करने की ज़रूरत, क्योंकि संविधान में उन्होंने तमाम ऐसी बातें रखी हैं जो आज भी शायद हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए एक मादा देती हैं, एक ताकत देती है कि हाँ, वो भी ये समझ सके कि उसकी भी कोई एक वैल्यू है, एक समानता का अधिकार है, तमाम चीज़। आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम संविधान के नज़रिए से देखें तो क्या वो महत्वपूर्ण है? संविधान के नज़रिए से यदि देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोकतंत्र वो देकर गए हैं, जो संविधान वो देकर गए हैं और जो संविधानों में मौलिक अधिकार वो देकर गए हैं, वो आज भी स्मरणीय है। और आज का दिन वो दिन है जब हम उन्हें याद करते हैं। और दूरदर्शन के माध्यम से मैं संपूर्ण देश को बधाई देना चाहती हूँ उनके जन्मदिवस की। और ये भी याद करना चाहती हूँ कि आज यदि हम सम्मान का अर्थ समझते हैं और सरकार में, नौकरियों में, व्यापार में, व्यवसाय में अपना अधिकार कहीं ना कहीं देखते हैं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। जी। संविधान में उन्होंने जो बात कही अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगी है। एक वो व्यक्तित्व है जो बरसों में चमकता जा रहा है, निखरता जा रहा है, दमकता जा रहा है। लोग भूलते हैं बाकियों को, पर मैं देखती हूँ हर साल मुझे लगता है बाबा साहेब को याद करने वाले लोगों की कारण चाहे उसके कुछ भी हों, वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये शायद उस व्यक्तित्व का कमाल है और उसके विचार का कमाल है, उसके द्वारा किए हुए कामों का कमाल है। नहीं, व्यक्तित्व भी है बिल्कुल, उनका, बिल्कुल। वो अविस्मरणीय है। और उन कामों का कमाल है कि पूरा देश उनको याद करता है। और यदि हम ये कहें कि इस समाज में और देश में अब समानता और स्वतंत्रता की बात की जाती है और व्यक्ति की गरिमा की बात की जाती है, तो वो उनकी देन है। आप एक महिला हैं, इस नाते भी मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि महिलाओं की बराबरी के हक के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को अधिकारों में, खासतौर से अगर हिंदू सिविल कोड के लिहाज से बात की जाए तो उसमें वहां पे संपत्ति के अधिकारों तक पे, मतलब एक इस स्तर की सोच रखना उस दौर में, 40 के दशक में, 50 के दशक में, क्या ये दर्शाता कितने बड़े एक दूरदर्शिता के तौर पर उन्होंने इस बात को समाज के सामने आईने के तरीके रखा है?
दूरदृष्टा थे, प्रगतिशील थे, समतावादी थे और उदारवादी थे। ये सारी चीजें उनमें एक साथ थी और इसीलिए अगर आप देखें तो उन्होंने अपने आंदोलनों में भी महिलाओं को साथ लिया। प्रायः हम याद करते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को गांधी जी ने जोड़ा, लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को अपने आंदोलन में जोड़ा और उस समय जोड़ा जब शिक्षा का स्तर वहां बहुत कम था और तब उन्होंने उन सब महिलाओं को ये समझाया कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवानी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, जो बात हम आजकल कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि स्वच्छ रहना चाहिए ताकि हम पूरे समाज में शामिल हो सके और हमें इस दृष्टि से ना देखा जाए कि हम इसलिए अलग दिखाई देते हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और उस रिपोर्ट में मैं पढ़ करके ये कष्ट पाई कि स्कूल में बच्चे को इसलिए अलग बिठाया जाता है, दिल्ली की रिपोर्ट है वो, कि उसके शरीर में से बदबू आती है। आप देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कब इस विषय पर विचार किया होगा। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुंदर कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े पहने और वैसे ही दिखें भी, और फिर अंदर और बाहर दोनों तरफ से जब आप एम्पावर्ड शिक्षा के साथ होंगे, स्वास्थ्य के साथ होंगे, तो पूरे समाज में आप शामिल होंगे। बिल्कुल, आपने बात मैं ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर के नाते उन्होंने हिंदू कोड बिल की बात की, जिसमें महिलाओं को समानता के अधिकार देने की चर्चा थी। उसमें वो क्रांतिकारी पर्व था और क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने सोचा था, जिसमें महिलाओं को अपने लड़की और लड़कों दोनों को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का इक्वल अधिकार, इंटरकास्ट मैरिज की परमिशन, डाइवोर्स की परमिशन, ये तो महिलाओं के स्वतंत्रता का ऐलान बिल्कुल उस समय किया था, जो आज भी शायद हम स्वीकार नहीं पा रहे। मुझे तब स्वीकार नहीं हुआ और बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो पास जब नहीं हुआ तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पद को त्याग करने वाले ये पहले हस्ती है। लेकिन बावजूद उसके उस सब चीजों को आज मानना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संभावना, हर वो संभावित चीजें जो कि आने वाले समय में दशकों में हो सकती थी, उसका ख्याल रखते हुए एक ऐसी पेशबंदी की संविधान के माध्यम से, सामाजिक सोच के माध्यम से कि हर एक को समानता और बराबरी का हक मिल सके। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हमारे साथ जो स्टूडियो में तमाम ऑडियंस मौजूद है उनके सवाल और सुझाव लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। पता है, अब डाकघरों और बैंक में भी आधार बनवाने और अपडेट करवाने की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में 6,500 डाकघरों और 7,000 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र है। जल्द ही 13,000 डाकघरों और 14,000 बैंक शाखाओं में आधार सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनकी जानकारी आप uidai.gov.in या 1947 पर कॉल करके ले सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम बात करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को लेकर, आज किस प्रकार से आज भी प्रासंगिक हैं। और हमने बात की अपने तमाम पैनलिस्ट से, अब हम बात करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद जो तमाम ऑडियंस हैं। कौन सवाल पूछेगा? कि हाथ उठाइए अपना। जी हाँ, पूछिए माइक से। जैसा कि अभी सभी यहाँ पधारे हुए सज्जनों ने बाबा साहब की जितनी प्रशंसा की है, उसके बावजूद भी हमारी जो समानता की बातें हैं या बाबा साहब को रिकॉर्ड जो समाज से मिलेगा या जो देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका सवाल रजिस्टर हो गया। कुछ और सवाल लेते हैं फिर जवाब लेंगे। जी पूछिए सवाल अपना। मेरा मानना यह है कि जब हम देखें जो ज्योतिषी की बात है, तो मार्च 1956 में यह कह दिया था बाबा साहेब ने कि जो मैंने संविधान में लिखा है, यदि मेरे समाज के लोग उसको समझ गए, जान गए और मानने लगे, तो आज से ठीक 40 साल बाद इस देश में मेरा वंशज शासक होगा। तो मार्च 1956 से जब हम चलते हैं आगे, तो जून 1995 में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पे अनुसूचित जाति के जिन महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने सबसे बड़ा काम किया, उनमें से मुख्यमंत्री बन गई थी।
मेरा सर ये सवाल है कि बाबा साहब ने समानता के लिए बात की, अब काफ़ी लोग उस समानता से आए हैं, लेकिन सर आजकल देखने में आ रहा है कि जुडिशरी जो है ना आजकल क्या कि वो जो है ना कि इतने ऐसे डिसीजन आ रहे हैं कि समानता के जो बाबा साहब का जो मिशन चला था, लगता है कि वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है जी। अगर जब तक जुडिशरी के अंदर इस वर्ग का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक ये समानता की बात है ये अधूरी रह जाएगी सर। ठीक है, कुछ और सवाल? उन परिस्थितियों का भी चर्चा की जाए कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए इतने मजबूत हो गए और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि माय पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू एस्टेब्लिश बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है बेटा, आप पूछे सवाल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पत्रकारिता विभाग खुला हुआ है, पत्रकारिता विभाग है, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी दलित प्रोफेसर नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन शास्त्र से विपरीत है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी उदासीनता बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, एक मिनट सलील जी, आपको लगता है कि ये सवाल सार्थक है या इसमें अभी कुछ समझ में कहीं अंतर है? तो आप कहना चाहेंगे इस बारे में? तथ्य के लेवल पे ये सही नहीं है जो आप कह रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की समता का सपना देखा था उससे हम बहुत दूर हैं। इसलिए कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसमें गवर्नेंस के स्तर पे, इंस्टीट्यूशंस के स्तर पे, सोशल मूवमेंट के स्तर पे और सोच के लेवल पे चेंज लाना होगा, और ये एकदम से नहीं आएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विशाल प्रोजेक्ट है और हमारी एस्पिरेशन है, हमारी उम्मीद है। निश्चित रूप से 1947 से हम काफी आगे आए हैं, आज हम काफी बेहतर हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां काफी अनसैटिस्फैक्टरी हैं। फैक्चुअली जो आप कह रही हैं कोई प्रोफेसर वैसा नहीं है, ये सही नहीं है। आप पूछिए अपना सवाल। जो बाबा साहब का योगदान रहा, अतुलनीय योगदान रहा, लेकिन आप इतिहासकार के तौर पे, सामाजिक तौर पे, मतलब वर्तमान स्थिति में क्योंकि कहीं नजर नहीं आता है, तो उसका एक मेन कारण क्या है? जो एक समानता का जो अधिकार उन्होंने कहा था, तो इस पे आप क्या चिंतन करना चाहेंगे कि फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है और उसका दोषी कौन है? ठीक है, पीछे माइक दीजिए, कुछ और सवाल लेते हैं। बाबा जी का जो विकास का प्रारूप है बहुत प्रासंगिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय हम देखेंगे संविधान है तो आरक्षण और संविधान और ये विकास, क्या अंतर इसमें आज के समय रहेगा? ठीक है, आप पूछिए सवाल। बाबा जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं बच्चों के लिए। मैं शिक्षिका रही हूँ। कोई बच्चा कभी कोई अपना कारण बताता था, आर्थिक, सामाजिक, तो मैं उनको बाबा जी का ही उदाहरण देती थी। तो मेरा कहना है कि सरकार नैतिक शिक्षा में सबसे बढ़ाकर बाबा जी की जीवनी बच्चों को सबसे ज्यादा याद कराई जाए। और आपके दूरदर्शन से सुझाव है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। तालियां हो जाए एक बार सुझाव पे। कुछ और सवाल लेते हैं। सर मेरा सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो प्रयास किए वो बहुत अच्छे प्रयास थे, लेकिन आज जो ये दलितों को लेकर जो असमानता फैली हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दलित वर्ग है वो खुद अपने में ही उलझा हुआ है कहीं ना कहीं, इस वजह से वो शायद पिछड़ा है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यादव जी, आपको लगता है कि मतलब क्या एक परसेप्शन गढ़ दिया गया है? कई बार होता है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं ले पाते या बिल्कुल ज़मीनी सच्चाइयों से कभी इतर रहते, तो शायद उतनी बेहतरी से समझ नहीं पाते। आप क्या कहना चाहेंगे इस जो एक चिंता व्यक्त की गई इसको लेकर? ये जो सवाल है कि आप किस तरीके से आपस में ही लोग उलझे हुए हैं, जबकि क्या ये सच्चाई है या इससे इतर भी आगे तरक्की पसंद चीज़ें आगे चल रही हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सच्चाई है। मेरा ये मानना है कि दलित समाज में आज एक बहुत बड़े पैमाने पर जवान युवा युवतियां आगे आ रही है। पहले ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ये सुविधाएं नहीं थी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कहा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये कोई चुनाव की घोषणा नहीं थी, ये पूरे दलित समाज की आत्म प्रतिज्ञा थी। और उसी को लेके आगे चलकर हर एक क्षेत्र में आज आप देखेंगे तो चित्रकला से लेके न्यूरो सर्जरी तक हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि कोई दलित लड़का या लड़की अपना काम दिखाने में करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये और भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, संभावना, लेकिन ये हो रहा है। और इसको मैं मूक क्रांति कहता हूं, साइलेंट रिवोल्यूशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बिल्कुल, कुछ और सवाल लेते हैं जल्दी से। हाँ, पूछिए सवाल।
सब बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि उनका कहना था कि कोई भी समाज कितना विकसित है इसका आंकलन वहाँ की महिलाओं के विकास से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय समाज विकसित नहीं है। जिस प्रकार महिला सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है, चाहे वो उन्नाव हो या चाहे वो कठुआ हो, तो ये जो हमारा समाज विकसित नहीं है जी। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना ऐसी है जो धर्म आधारित चल रही है। अपने वोट बैंक के लिए लोगों में एक दूसरी जात, लोगों को बांट रहे हैं जात और धर्म के आधार पर। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे देश की राजनीति में ये दावा तो ये कहा गया कि गांधी जी का सपना है कि उनको स्वच्छ भारत उनकी जयंती पर गिफ्ट किया जाए। तो क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर को महिला सुरक्षा जैसा मुद्दा खत्म करके एक गिफ्ट नहीं दे सकते? बहुत एक वाजिब चिंता है। मैं आपसे ही जवाब चाहूंगा कि कई बार होता है कि साहब ये कोई हम राजनीतिक बहस बिल्कुल नहीं कर रहे, ना राजनीतिक जवाब की अपेक्षा आपसे, लेकिन क्या हम सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, उनकी नहीं मानते? या उनके नाम पे देश में राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन सच में उनके जो सरोकार हैं, जो उनकी जो बातें खासतौर से महिला सुरक्षा या महिला की बराबरी के हक को लेकर, शायद हम सामाजिक तौर पर उतना परिपक्व नहीं हो पाए आज? पहले तो मैं इस बच्ची को बधाई देना चाहती हूँ, इसने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा है और इतना विचार मन में आया है। लेकिन एक बात तो ये कहना चाहती हूँ, बच्चे सिर्फ भारत ही असुरक्षित हो ऐसा नहीं है, महिला पूरे विश्व में अभी असुरक्षित ही है। और केवल जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है इसलिए वो लगता है कि अपराध ज़्यादा हैं, और कुछ विभेद भी ज़्यादा हैं। और धर्म जो है वो विभाजन का आधार नहीं है, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं। यदि धर्म पर आधारित होंगे तो नैतिकता भी आएगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। उन्होंने कहा था मैं धर्म छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो धर्म विहीन नहीं हुए, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। तो धर्म भी महिला को असुरक्षित नहीं देखना चाहता और करना नहीं चाहता। ये ज़रूर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा था कि संवैधानिक नैतिकता सर्वोपरि है। राजनीतिज्ञों में संवैधानिक नैतिकता आनी चाहिए और हम सब में सामाजिक नैतिकता आनी चाहिए, तो महिला अपने आप सुरक्षित होगी। बिल्कुल, अगर समाज में इस प्रकार का भाव होगा तो बिल्कुल वो बातें निकल के आएंगी। कुछ और सवाल? जी माइक दीजिए। हाँ पूछिए अपना सवाल। शुरू से अब तक समता से समरसता तक आ गए हैं। ये जो सरकार आई है समता से समरसता तक और गुमराह की तरफ जा रही है। विशेष रूप से बाबा साहब की जीवनी, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, वो छठी क्लास से लेके बीए तक विभिन्न पहलुओं के रूप में आएगी तो बाबा साहब के प्रति लोग सचेत होंगे और बच्चे उनके बारे में समझेंगे। केवल राजनीतिक तक सीमित कर दिया बाबा साहब। ठीक है, जैसा कि मैडम ने कहा, आज का जो समाज है वो हमारी नैतिकता नहीं है, चरित्रहीन है, नैतिकताहीन है। जब हम नारी की सुरक्षा की बात करते हैं तो मैडम ने थोड़ा सा उस प्रश्न को जी सवाल पे आए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो मानसिकता पहले से थी, चाहे वो मनवादी मानसिकता कह लीजिए जी, या ब्राह्मणवादी कह लीजिए, या वो गंदी सड़ी गली व्यवस्था कह लीजिए, वो आज भी दिलो दिमाग में है। उसमें कोई चेंज नहीं है। आपका सवाल रजिस्टर हो गया। इधर माइक दीजिए। इधर भाई साहब इधर दे दीजिए माइक। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा। इधर माइक दे दीजिए। हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो महिला संदर्भ में, जैसा कि हम जानते हैं आधी दुनिया इस देश की है जो महिलाएं हैं, और किसी भी देश की प्रगति में महिलाओं को बड़ा योगदान हो सकता है। और उन महिलाओं की आज़ादी और समानता के लिए बाबा साहब ने जो काम किए हैं, इस मैसेज को हर महिला के मन में क्यों नहीं पहुंचा है अब तक? अगर वो महिला इस बराबरी को हक लड़ने के लिए, अपनों को एम्पावर्ड करने के लिए खुद आगे नहीं आती है, या ये मैं कहूँ कि उसको दबाया गया है उस बात को आगे फैलाने के लिए? ठीक है, एक सवाल और दूसरा सवाल वो कब ऐसा होगा कि वो महिलाएं जान सकें इस बात को? दूसरा सवाल प्रोफेसर मिश्रा जी से है कि हम इतना क्यों डर रहे हैं बाबा साहब को इतिहास में उचित स्थान देने के लिए? ठीक है, आपका सवाल आ गया कि उनको उचित स्थान के लिए माइक प्लीज आगे दीजिए। देना जरूरी नहीं है। हाँ पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था, और हिंदू धर्म में जो भी पाखंड समझिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज को प्रभावित कर रही थी, वो छोड़ दी थी बाबा साहब ने। लेकिन क्या हमारा समाज 1956 से लेके आज तक बाबा साहब के द्वारा बोधिसत्व भगवान बुद्ध के चरणों में जो उन्होंने नमन किया और बौद्ध धर्म अपनाया, क्या उसको सही रूप से मानता है? मेरा कहना है ठीक है। आपका सवाल हम जानते हैं, कमोबेश आपका सवाल आ चुका है सर। कुछ नया सवाल लेते हैं जी। हाँ माइक आगे दीजिए। हाँ पूछिए सवाल। सर, बाबा साहब ने इतने अत्याचार सहे, फिर भी वो हिंसक नहीं हुए, अहिंसा के धर्म पर चले। लेकिन आज की स्थिति ऐसी कैसे हो गई कि लोग हिंसा पर उतर आए हैं?
ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक चिंता है समाज के तबके से ही निकल के आई है कि आखिर क्यों जो उन्होंने इतना कुछ सहा बावजूद उसके वो हिंसक नहीं हुए, उन्होंने एक गंभीरता से एक रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन आज समाज में एक अलग प्रकार की परिस्थितियां क्यों देखने को मिलती। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने जो हमारा खास पैनलिस्ट है उनसे हम फाइनल कमेंट लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पे कॉल करें। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में हम बात कर रहे हैं बाबा साहब के योगदान को लेकर, और आज कितना प्रासंगिक है उनका योगदान। हमने तमाम ऑडियंस से जाना किस प्रकार की चिंताएं या समस्याएं उनके मन में कौन सी नजर आ रही है। यादव साहब, आपको लगता है कि तमाम प्रकार की जो चिंताएं समाज के बीच से आज भी कही जा रही हैं, कितनी बड़ी सामाजिक चुनौती की तरीके से आज भी लिया जा सकता है, और आगे का रास्ता कैसे निकलता है कि जिस समानता की मूल भावना की बात संविधान में कही गई है, हम लोग लगातार उसके बारे में बात करते हैं, वो सच में पूरी तरीके से सार्थक हो। मुझे लगता है कि आज यहाँ जो सवाल उठाए गए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, और ये सारे सवालों का जवाब देना नामुमकिन है मर्यादित वक्त होने की वजह से। लेकिन कुछ सवाल जो ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बोला गया कि एक जनाब ने कहा कि वो मजबूर होकर उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, दूसरे किसी ने आज परिस्थिति क्या है। 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया और 7 लाख लोगों को उन्होंने स्वयं दीक्षा दी थी, तो आज उसकी हालत क्या है, क्या आज भी हम उनको मानते हैं। इसमें 2 ऑब्जर्वेशन मैं करना चाहूँगा, 2 निरीक्षण आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसी मजबूरी के कारण बौद्ध धर्म का स्वीकार नहीं किया है। 1935 में उन्होंने येवला नाम के एक शहर में, नासिक जिले के येवला नाम के शहर में ऐलान किया था कि मैं हिंदू के रूप में, अछूत हिंदू के रूप में मेरा जन्म हुआ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होके मर नहीं जाऊंगा। ये घोषणा उन्होंने 1935 में ऐलान किया था। उसके बाद 21 बरस उन्होंने सारे धर्मों का अभ्यास किया। धर्मशास्त्र के भी वो बड़े पंडित थे, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, और सारे दुनिया के सारे जो धर्म है उनका बड़ा अभ्यास उन्होंने किया था, और सब जानबूझकर सोच विचार करके उन्होंने जो भारतीय मिट्टी से आया हुआ और जो स्वातंत्र्य, समता और बंधुता का प्रचार करता है, ऐसे बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1956 में अगर बौद्ध धर्म के सिवा किसी और धर्म का स्वीकार किया होता तो इस देश का भविष्य क्या होता, ये सोचने वाली बात है। तो इन्होंने बहुत आगे का सोचकर ये विचार उन्होंने रखा था और ये अपनाया। और अपने आप में देखिए, दुनिया के इतिहास में बहुत बार धर्मांतर हो चुका है, लेकिन ये जो धर्मांतर था ये बहुत ही अलग था, क्योंकि दुनिया के सारे धर्मांतर जो हुए हैं, बड़े पैमाने पर जो धर्मांतर हुए हैं, वो या तो तलवार के बलबूते पर हो गए, या तो बंदूक के बलबूते पर हो गए, या पैसे के बलबूते पर हो गए। ये पहला मास कन्वर्शन ऐसा था, ये पहला धर्मांतर ऐसे था जो कि एक व्यक्ति के ऐलान पर, एक व्यक्ति के कहने पर 7 लाख लोगों ने अपना धर्म छोड़कर नए धर्म का स्वीकार किया। इसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। बिल्कुल, शायद ये मेरा कहना है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, ऐसी शख्सियत और व्यक्तित्व अपने आप में। सुषमा जी, आपको लगता है कि किस तरीके से आज जब हम उनको याद कर रहे हैं बाबा साहब को, क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको मुख्य तौर पर हमें याद रखने की जरूरत है, तब शायद हम एक समतामूलक समाज जिसके हम जिक्र कागजों पर पढ़ते हैं और अपने अखबारों में बातें करते हैं, डिबेट में करते हैं, वो जमीन पर उतरता नजर आएगा। देखिए, जो अभी एक बच्ची ने यहाँ दोबारा से प्रश्न पूछा था हिंसा की बात, और एक और ने प्रश्न कहा था कि बाबा साहब ने जो बातें दी वो अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं, क्यों नहीं है, महिलाओं तक नहीं पहुंची, और आपने शायद ये कहा कि इतिहास ने उनको भुला क्यों दिया। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम याद रखें तो याद करें, बाबा साहब ने लिखा था, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, और शायद वही एक षड्यंत्र था कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए ग्रंथ और बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बातें
कहीं पृष्ठभूमि में रख दी गई और वो सिर्फ उन्हीं तक पहुंची जो उसमें इंटरेस्टेड थे, जो जानना चाहते थे, केवल बाकियों तक नहीं पहुंची। और इसलिए मैं समझती हूँ, इसलिए भी कह रही हूँ कि कितने वर्षों तक उनका जो समग्र वांग्मय था, हम अंबेडकर चेयर के रूप में कोशिश करते रहे, वो प्रिंट में ही नहीं था, मिल ही नहीं रहा था। अब कई वर्षों के बाद वो फिर से एक बार प्रिंट में आया है, शायद कॉपीराइट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीदा है और तब वो आया है। तो उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। नहीं तो महिलाएं भी ये नहीं जानती थी कि जो मैटरनिटी लीव एक बहुत बड़ा अवकाश और लक्ष्य अधिकार महिलाओं को मिला है, खास तौर पर वैसे मिला नौकरी वाली महिलाओं को ही है, पर वो बहुत बड़ी बात थी, वो महिलाएं नहीं जानती थी। और इतनी सुंदर बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही थी कि जब एक महिला माता बनती है तो केवल अपना बच्चा पैदा नहीं करती है, वो राष्ट्र का भविष्य तैयार कर रही होती है। और इसलिए ये बात कहना, और इसलिए राष्ट्र का दायित्व है कि उसे कुछ सुरक्षित समय दे और कुछ अवकाश का समय दे। ये बात यदि हम ध्यान रखें, और हिंसा की बात मैं कहती हूँ, जब 5000 वर्षों की व्यवस्था बदलती है, उसके लक्ष्य और आदर्श बदलते हैं, तो वो 5 या 50 वर्षों में नहीं बदलते, उसमें समय लगता है। और उसमें जब चर्निंग होती है, जिनके विशेषाधिकार छूटते हैं, तो कहीं कहीं थोड़ी हिंसा दिखाई देती है। उसको हमें समझना चाहिए और बहुत समझदारी से उसको डील करके उस भविष्य की तरफ चलना चाहिए जो हमारे सामने है, और समतावादी समाज को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। रमाशंकर कठेरिया जी भी हमारे साथ में जयपुर से जुड़े हुए हैं। रमाशंकर जी, आपको क्या लगता है, क्या और महत्वपूर्ण ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको और ज्यादा इस बात का एहसास हो कि हाँ, सरकार उसके लिए है, देश उसके लिए, समाज उसके लिए? देखिए, बाबा साहब का संपूर्ण जीवन हम सबके सामने है, और उनके संविधान को केवल हमने संविधान के रूप में स्वीकार किया और एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में भी पूरे देश ने स्वीकार किया है। जी, आज सब प्रकार की चुनौतियों की चर्चा यहाँ पर हुई है, कठिनाइयों की चर्चा भी हुई है। जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस समय जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, उनके समाधान की दिशा में जो बाबा साहब ने हम सबको मंत्र के रूप में दिया है, उस पर चलने की ज़रूरत है। ये जो सामाजिक और आर्थिक दिशा में बाबा साहब के सपने साकार हों, उस ओर केवल समाज के लोगों को जागरूक होने के साथ साथ और समाज के लोगों को ये मानसिकता बदलनी होगी कि केवल सरकार काम करेगी। सरकार काम करती है, सरकार और कानून के साथ साथ समाज के लोगों का मन बदलने की भी ज़रूरत है। जब समाज का मन बदलेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो चुनौतियाँ हैं, जो कभी कानून और सरकार से ख़त्म नहीं होती हैं, वो समाज के सामूहिक प्रयास से भी ख़त्म होती हैं। और उस दिशा में दोनों पक्षों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं उसमें कोई विरोधाभास की स्थिति, नकारात्मक सोच के आधार पर या संघर्ष के आधार पर उसको आगे लेकर चलने की जरूरत मैं नहीं मानता हूँ। सामूहिक रूप से जो समाज में कहीं कटुता है, कहीं बुराई है, तो उसको दूर करने की दिशा में सार्थक पहल की आवश्यकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की, सार्थक पहल की, और वो भी सामूहिक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रमाशंकर कठेरिया जी हमारे साथ में जयपुर से जुड़ने के लिए और अपनी कीमती सुझाव और राय हमारे साथ रखने के लिए। संजीव डांगी जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार की एक वर्तमान में स्थिति परिस्थितियां हैं, ऐसे में अगर आर्थिक तरक्की में एक बहुत बेहतरी से अगर बढ़ता हुआ ऐसा पिछड़ा समाज अगर नजर आएगा तो शायद सबको एक समाज के तौर पे भी एक स्वीकारोक्ति भी नजर आती है, एक्सेप्टेंस भी नजर आता है। आपको लगता है उस दिशा में वर्तमान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि एक सामाजिक और आर्थिक तरक्की में एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म देता नजर आता है? जहाँ तक आर्थिक समानता की बात है, बहुत चीज़ों में हम काफ़ी धीरे चले हैं, आर्थिक समानता में भी हम काफ़ी धीरे रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का जो सपना था, जो उन्होंने देखा था, मुझे लगता है कि अब उस दिशा में एक गति आई है और आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। और जो उन्होंने सपना देखा था इस देश के लिए, हमारा दायित्व है हम सबको साथ मिलके चल के कि उनका वो जो सपना है एक समर्थ भारत का, वो पूर्ण हो। बिल्कुल। सलील जी, आपको लगता है कि आज के दिन जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके इस योगदान को लेकर हम उनको और ज़्यादा प्रासंगिक तरीके से याद कर सके, क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर हमें आगे मिलकर काम करते रहने की ज़रूरत है, समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, किस तरीके से?
पहली बात तो ये कि आशावाद का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए एकदम से। बहुत ज़्यादा चूंकि बहुत सारी हिंसा है, टकराव के दौर से गुजर रहे हैं, थोड़ा बहुत टकराव इनएविटेबल है जैसा सुषमा जी ने कहा, इसकी वजह से एक जो लार्जर पिक्चर है उसको हम ना भूल जाएं। मैं कुछ बताना चाहूँगा, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो औसत आदमी की उम्र 32 बरस थी, महिलाओं की 9% साक्षरता की दर थी और ओवरऑल 14% साक्षरता की दर थी। फेमीन्स वगैरह में 30 लाख लोग यूं ही मर जाते थे, बंगाल फेमीन में हो गया। तो इस 70 साल में हर पैमाने पर कहीं ना कहीं तक काफी कुछ बेहतरी हुई है। जो सामाजिक पैमाना है, सामाजिक गैर बराबरी है, उसमें भी हम काफी बेहतर हैं, इसलिए कि अब कॉन्फ्लिक्ट होती है, अब टकराव होता है, बहुत सारे लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। जब वो संघर्ष करते हैं तो फिर हिंसा भी होती है, थोड़ा बहुत टकराव भी होता है। तो बहुत सारा टकराव जो है वो अपने आप में ब्रॉडली फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव है। आज की परिस्थितियां बहुत कुछ अनसैटिस्फैक्टरी हैं, बहुत बेहतर नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है हमारे समाज में जो कि अच्छा नहीं है, बेहतर होना चाहिए। लेकिन ऑल इन ऑल हम लोग पिछले 60-70 साल में हर पैमाने पे, आर्थिक पैमाने पे, सामाजिक पैमाने पे, जेंडर के मसले पे हमारे देश ने तरक्की की है। हम आगे बढ़े, हमें आगे और बढ़ना होगा। ये अंबेडकर का सपना था और अंबेडकर को मैं इसीलिए मैं याद करता हूं, बाकी चीज़ों के अलावा मैं अंबेडकर को ऐसे याद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत जैसे समाज के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा इसका एक प्रारूप, एक खाका, एक ब्लूप्रिंट दिया और उसी ब्लूप्रिंट पे हम चल रहे हैं और उसको हमें आगे चल के करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज और बेहतर होगा। आज का दिन जो है मैं थोड़े से आशावादी तरीके से याद करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है बहुत कुछ हमारे समाज में ऐसा हो रहा है जो डिप्रेसिंग है, जो बुरा है, जिसको सोच के भी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से हम आदर्श तौर पे तो नहीं, धीमे धीमे लेकिन हम निश्चित रूप से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपने कीमती राय और सुझाव देने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरीके से हम एक आदर्श राज्य तक तो शायद अभी नहीं पहुंच पाए, उस दिशा में आगे चलना बाकी है, लेकिन जो बेहतरी की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है वो इस बात को साफ तौर पर इशारा करते हैं। जो ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने रखा था एक देश को तरक्की के लिए, उस पर हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और उम्मीद नहीं छोड़नी है, आशा नहीं छोड़नी है और आगे लगातार हमें सामूहिक प्रयास के तरीके से आगे बढ़ते रहना। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज चर्चा में बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे किसी और विषय के साथ मुलाकात। नमस्कार।